हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं एक कहानी लेकर आई हूँ, यह है कहानी छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र के पास एक जगह लगती है डिपरा नाला। डिपरा नाला के पास एक बस्ती की है कि उस बस्ती में अ, ये जो 23 जून 2025 की दोपहर लगभग 11:30 का समय हुआ था और वहाँ से बहुत तेज़ दुर्गंध आ रही थी। आपस के लोग जो घर से बाहर निकलते हैं वो एक दूसरे से कहते हैं कि बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। तो सभी देखते हैं कि बदबू आ कहाँ से रही है, तो वो उस जगह की तलाश करते-करते, सूंघते-सूंघते वहाँ पर चले जाते हैं। और जब जाकर वहाँ पर देखते हैं कि एक बिल्कुल नया संदूक नाले में पड़ा हुआ था और वो नाले के पास जाते हैं। जब संदूक में से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, तभी उनमें से एक व्यक्ति होता है, जो पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद में जब वो संदूक खोला जाता है, तो खोलने पर देखा जाता है कि संदूक के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रॉली बैग पड़ा हुआ था लाल रंग का और उस ट्रॉली बैग में जो लाश थी, वो लाश जब फूल रही थी, तो फूलते-फूलते वो ट्रॉली बैग जो था वो फटने लगा था। और जब वो ट्रॉली बैग फट रहा था, तो उस जहाँ से वो ट्रॉली बैग फटा था, वहाँ से ही वो स्मेल निकल कर चारों तरफ फैल चुकी थी। अब पुलिस आती है, ट्रॉली बैग को देखती है और लाश की उठाकर लेकर चली जाती है और वहाँ पर फिर वो देखती है सीसीटीवी कैमरे के उससे कि यहाँ पर कौन व्यक्ति आए थे। ये भी नहीं पता कि वो संदूक कितना बड़ा, कब और कैसे और किसके द्वारा डाला गया है। इसी बीच जब वो देखते हैं कि संदूक संदूक के ऊपर एक हब्बू भाई नाम का नाम लिखा हुआ था। वहाँ के पास के मार्केट में वो जाते हैं और जाने के बाद में कई दुकानदारों से बातचीत करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो वो बताते हैं कि हब्बू भाई की बहुत बड़ी स्टील की और लोहे की दुकान है, उनका बहुत बड़ा कारोबार है और यह दुकान वहाँ पर पड़ती है। लोगों के बताए रास्ते को देखकर वो वहाँ पर चले जाते हैं और जाने के बाद में हब्बू भाई कहते हैं कि हाँ, यह तो मैंने ही लिखा है और मेरा बहुत बड़ा काम है और मैं इस अपने काम को जितने भी सामान बेचता हूँ, परमानेंट मार्कर से उस पर अपना नाम लिख कर देता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी पहचान है कि कोई डुप्लीकेट हमारा आइटम इस तरह से बनाकर हमारे नाम पर ना बता दे। क्योंकि ऐसा होता है कि दुकानदार जो होते हैं वो सामान कहीं से खरीदते हैं और बताते कहीं से हैं। कहते हैं कि अगर कोई सामान ख़राब निकल जाता है और हम उसे वापस करने जाएँ तो सीधा बोल देते हैं कि हमारा हमारा सामान नहीं है या हमारी दुकान से नहीं लिया। लेकिन जो हब्बू भाई होते हैं वो मार्कर से नाम डालते हैं और अगर कोई सामान उनका गलत भी निकल जाता है तो वो उसे वहाँ से लेकर वापस कर लेते हैं और बाद में एक्सचेंज भी कर देते हैं। ऐसी उनकी दुकान वहाँ पर मशहूर थी। इसके बाद में जो वहाँ वो जो दुकान का नाम था वो सब्बीर स्टील के नाम से था और वो बहुत पुरानी दुकान थी। 22 जून 2025 को अ, उन्होंने पूछा कि तुम्हें यहाँ से किसने लिया था? वो कहता है कि हाँ, 22 जून को ये संदूक मैंने बेचा था। लेकिन बोले कि संदूक को तुमने कहीं तो छुड़वाया होगा कि नहीं, वो खुद ही अपना रिक्शा लेकर आए थे और लेकर चले गए थे। लेकिन हाँ, जो पेमेंट हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था। उस पेमेंट जब ऑनलाइन को देखते हैं और तो वो उन्हें सबसे बड़ा सबूत मिल जाता है कि ये किस अकाउंट से पेमेंट हुआ है। और तो जो इसके बाद में जो वो पेमेंट हुआ था वो अंकित उपाध्याय ने रायपुरा के जो फ़ेज़ 2 में रहते हैं, उन्होंने पेमेंट किया था और उनके साथ जो आई थी उनकी पत्नी शिवानी शर्मा आई थी, जो संदूक खरीदने के लिए आई थीं। पूछने पर पता चलता है, जब पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है तो पता चलता है कि वो दोनों दिल्ली निकल गए हैं। तो पता करते हैं कि दिल्ली कैसे गए हैं, उत्तराखंड की छत्तीसगढ़ की बात है कि वो, तो बताया जाता है कि वो फ़्लाइट के द्वारा गए हैं। तुरंत वो दिल्ली में अपना फ़ोन करते हैं और सीआरपीएफ़ के जवान जो होते हैं वहाँ पर तैनात होते हैं, उनको भी सूचना दी जाती है और जैसे ही एरोप्लेन से वो दोनों उतरते हैं, उन्हें वहीं पर दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है, उन्हें हिरासत में ले लेते हैं। 24 जून 2025 को वापस उन्हें छत्तीसगढ़ में लाया जाता है। जो अंकित थे वो पेशे से वकील होते हैं। और तो अब उनसे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और ये संदूक में जो लाश है वो किसकी है? तब वो बताते हैं कि जो किशोरी लाल थे लगभग जिनकी उम्र 55 साल की थी, उन्होंने एक मकान का सौदा किया था और वो जो मकान का सौदा किया था वो किया था उन्होंने 50 लाख का। लेकिन फिर बाद में जब उनकी मकान तय हो गया था तो उन्होंने बेचने के लिए मना कर दिया था। इसके बाद में फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम आई क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वकील साहब ये मकान हमारा बिकवा दीजिए।
तो मैंने उनका मकान ये 30 लाख में बिकवा दिया, क्योंकि उसके बाद में कोई भी ग्राहक 50 लाख का नहीं आया था। 30 लाख रुपए जब वकील के पास आ जाते हैं, तो वकील क्या काम करता है, उन 30 लाख को भी अपने पचा जाता है और वो एक भी रुपया किशोर को नहीं देता है। क्योंकि मामला जो था ये विवादित हो जाता है और जो पैसे थे वो वकील अपने पास ही रख लेता है। और जो उसके इसी बीच में ऐसा होता है कि किशोर का एक्सीडेंट हो जाता है। जब ये मकान की डील होती है, इसी बीच किशोर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी एक टांग को गंवा बैठता है और वो विकलांग हो जाता है। और जब विकलांग होने के बाद में जो पूरा ज़िम्मा था वो अंकित उठाता है। अंकित कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे 30 लाख मेरे पास हैं और मैं तुम्हारे जीवन भर का भरण-पोषण करूँगा। जब तक तुम ज़िंदा रहोगे तुम्हारी पूरी ज़िम्मेदारी मैं उठाऊँगा। लेकिन होते चलते ऐसा होता है कि वो अंकित एक दिन जब घर पे नहीं था, तो वो शिवानी से कहता है कि मुझे मेरे पैसे दो और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। तो शिवानी कहती है कि तुम दोनों पैरों से विकलांग, मतलब एक पैर से विकलांग हो चुके हो, तो तुम कहाँ जाओगे और तुम्हारा तो कोई है भी नहीं। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे 30 लाख दे दो। तो शिवानी कहती है कितने ही लाख रुपए तो हम तुम पर खर्च कर चुके हैं। और इतना कहकर वो अंकित को फ़ोन कर देती है। अंकित को फ़ोन करने के बाद